नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। वक्त हो गया है 6 बजे की 6 बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। खबरों का तो हम बात करेंगे पीएम की हुंकार कितनी असरदार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ नेताओं के दलबदल का क्रम भी जारी है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैली और रोड शो में जुटे हुए हैं, तो वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन अपने नेताओं को एकजुट करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के नवादा में हैं, वहां एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सदियों इंतजार के बाद ये समय आया है और मिलकर काम करें तो भारत विकसित हो सकता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये समय सही है समय है। पीएम ने यह भी कहा कि मोदी की गारंटी इंडी गठबंधन को पसंद नहीं आ रही है। इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मोदी जो आपको गारंटी देते हैं उस पर बैन लगाना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि मोदी के गारंटी देना ही गैर कानूनी है। अरे इतने डर गए हो क्या? मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो? पीएम मोदी ने तंज कसा। पीएम मोदी ने आगे कहा, मैं देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुट गया हूं। मैं भी आप ही की तरह गरीबी को जीकर यहां तक पहुंचा हूं। गरीब का बेटा हूं। मोदी गरीब का सेवक है। मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। है कि वे यहां पधारे हैं और मुझको पूरी उम्मीद है कि आप सब जानते हैं कि जरूर विवेक ठाकुर जी भारी मतों से जीतेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री हम सब से अनुरोध करना यही चाहते हैं और हम लोग भी इसी के प्रचार प्रसार में आप लोगों के बीच में आए। सब जीतिएगा। अब आप जानते हैं कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सहयोग मिलता है। हम प्रणाम करिए। मैं बिहार और मगध की धरती को प्रणाम करता हूं। मगध की इस महान धरती में चंद्रगुप्त मौर्य का शौर्य है, आचार्य चाणक्य की बौद्धिक क्षमता है और इसमें देश को दिशा देने का अद्भुत सामर्थ्य है। ये क्षेत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू की जन्मभूमि भी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रवेश शर्मा दिल्ली से। प्रवेश, आज बिहार में पीएम की रैली थी और वहां पर उन्होंने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव करीब है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथ में कमान संभाली हुई है। पहले मेरठ से 31 मार्च को उन्होंने अपनी रैली का आगाज किया था। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर पहुंचे, उसके बाद वो राजस्थान पहुंचे, फिर वो गाजियाबाद पहुंचे और आज सीधे तौर पर गए मध्य प्रदेश और बिहार में। उन्होंने जिस तरीके से प्रचार किया है, सीधे तौर पर मैं कहूं तो वो लोकसभा चुनाव के तहत पूरे विपक्ष पर इंडिया गठबंधन पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रवेश, जिस तरह से देखा गया कि पीएम मोदी अपनी रैली में कहते हुए नजर आया है कि मैं गरीब का बेटा हूं और देश से गरीबी मिटाने के लिए आया हूं और मिटाकर जाऊंगा, तो विपक्ष में इसका रिएक्शन का देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर कहा था कि मैं चाय बेचने वाला हूं, मैं एक चाय का काम करके आया हूं, मैंने स्टेशन पे चाय बेची है। उसके बाद विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा किया गया था। उन्होंने सीधे तौर पर उन्हें चाय वाला कह के संबोधित किया है और अब प्रधानमंत्री मोदी जो है सीधे तौर पर अपने आप को गरीबों का मसीहा बताने की तैयारी में है और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मैं गरीब परिवार से आया और देश से गरीबी मिटाऊंगा। तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष का जो बात करें, विपक्ष जो है सीधे तौर पर इनको प्रधानमंत्री मोदी के पर कहीं ना कहीं कटाक्ष करता हुआ जरूर नजर आएगा। कुल मिलाकर प्रवेश, कहीं ना कहीं पीएम के इस संबोधन का सत्ता पक्ष को यानी कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पीएम ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रवेश।
पीएम ने बिहार में रैली को संबोधित किया और वहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। नवादा की रैली में लालू प्रसाद यादव पर भी पीएम ने निशाना साधा है। अब हम बात करेंगे एक और वादा और संपत्ति बंटवारा की। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पार्टी की जितनी आबादी उतना हक नारे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ये पता लगाने के लिए कि एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएगी कि देश की अधिकतर संपत्ति पर किसका नियंत्रण है। कांग्रेस और घोषणा पत्र जारी करने के बाद हैदराबाद में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना के अलावा वेल्थ सर्वे, संपत्ति के बंटवारे का सर्वेक्षण कराया जाएगा। यह हमारा वादा है और उन्होंने कहा हम पहले भी यह निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना करेंगे कि जितने लोग अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, उसके बाद धन के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के तहत हम एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएंगे। रेखांकित करते हुए कि पार्टी सभी क्षेत्रों में सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस से सुनिश्चित करेगी कि लोगों को उनका हक उचित हिस्सेदारी दिलाएगी। अब बात करेंगे प्रचार राजस्थान में योगी मैदान में। तो राजस्थान में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता एक के बाद एक राजस्थान में रैलियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान में 3 जगह चुनावी हुंकार भर चुके हैं। सीएम योगी ने भरतपुर, तालसोट और सीकर के रिंग्स में जनसभाएं की हैं। भरतपुर में सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम राम ही नहीं, आतंकवादियों का राम नाम सत्य भी करते हैं। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज भारत का नागरिक कोई भी जाता है, दुनिया के अंदर उसका सम्मान होता है। सीमाएं सुरक्षित हैं। नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद समाप्त हुआ है। 1952 में कांग्रेस ने एक दंश दिया था देश को, कश्मीर में धारा 370 के रूप में। यह आतंकवाद की जड़ थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने आतंकवाद के इस दंश को सदैव के लिए उखाड़ करके समाप्त कर दिया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त, पत्थरबाजी समाप्त। अब भारत की सीमाओं के अंदर कोई आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा, नक्सलवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा। नहीं तो कांग्रेस के लोग बेदम रहते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, घुटने टेकते थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संदीप मिश्रा। संदीप, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज राजस्थान में 3 जगहों पर रैली को संबोधित किया गया। क्या कुछ जानकारी है उनके कार्यक्रम को लेकर और क्या कुछ उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जो है राजस्थान दौरा था और राजस्थान में उन्होंने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। यानी कि सबसे पहले राजस्थान में 11 बजे वो भरतपुर में पहुंचकर जनसभा को संबोधित किए हैं। उसके बाद से ठीक
12:30 बजे 12:40 की अगर हम बात करते हैं तो दौसा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है। इसके साथ ही साथ 2:30 बजे के आसपास स्पीकर पहुंच करके वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। लेकिन साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी चर्चित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां तक लोगों की मांग है, उत्तर प्रदेश नहीं रही, अन्य प्रदेशों में लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है। शायद यही वजह है कि लगातार जो है अन्य राज्य जो है लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपने अपने राज्यों में एक दौरा करवा रहे हैं, और शायद यही वजह है कि आने वाले समय में एक स्टार प्रचारकों की सूची पे चौथे नंबर पे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब वहां राजस्थान पहुंचते हैं तो राजस्थान पहुंच करके जनसभा को संबोधित किया, और साथ ही साथ लगातार विपक्ष पर जो हमलावर हैं और वो विपक्ष पर भी ताने कसते हुए नजर आए। संदीप, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने रैली में कहा कि हम राम को ही नहीं बल्कि आतंकवादियों और अपराधियों का राम नाम सत्य भी करते हैं, तो ये किसके लिए संदेश था? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज बने हुए थे हैं, उन माफिया राज पे लगातार अंकुश लगाने के लिए जब से 2017 से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की, उस समय से अगर बात करें तो साफ तौर पे उन्होंने कहा था या तो माफिया छोड़ के चले जाएं या तो फिर माफिया है तो वो ठिकाने आ जाए। तो साफ तौर पे एक जो संदेश था वो उन्होंने दिया था। इसके साथ ही साथ आज जब वहां पहुंचते हैं राजस्थान में तो वहां साफ तौर पे उन्होंने यह भी कहा कि गरीबों और भूखों की मारती थी पहले की सरकारें, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी, और अब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है तो कहीं ना कहीं वो माफिया या तो किनारे हो गए हैं या तो फिर भाग चले गए हैं। तो साफ तौर पे जो उनका निशाना था वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का था, क्योंकि जहां तक देखा जा रहा है कि लगातार हमलावर होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो अब की बार 400 का पार का जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो लक्ष्य है उसे पाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए संदीप। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान में रहे और वहां पर 3 जगहों पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं सीकर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम राम को ही नहीं सिर्फ लाए हैं बल्कि अपराधियों और आतंकवादियों का राम नाम सत्य भी करते हैं। अब बात करेंगे परिवार का दर्द, अखिलेश हमदर्द। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कई बड़े नेताओं के गाजीपुर आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में रविवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अंसारी परिवार के घर फाटक का भी दौरा किया और उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्तार अंसारी के आवास पर जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा, जो छवि पेश की गई है वो असली नहीं है। उनकी मौत पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। क्या हम ये नहीं देख सकते हैं कि उनके साथ भेदभाव हुआ है? हम देख सकते हैं कि भाजपा सरकार पर विदेशी धरती पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। अब हम उनकी मौत पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, इसमें गलत क्या है? परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और परिवार के इस दुख में मैं शामिल होने आया हूं। इस दुख की घड़ी में उनके साथ उनका दुख बांटने मैं परिवार के सदस्यों से मिला हूं। सदस्यों ने कुछ शिकायत भी की। जहां तक परिवार से जो बातचीत हुई है वो हमारी अलग बातचीत है। आम मीडिया के लोग हैं, हर चीज को समझते हैं। राजनीतिक लोग अपनी तरीके से डिफाइन करते हैं चीजों को, लेकिन जो कुछ हुआ है वो सवाल खड़ा करता है सरकार के ऊपर। जो घटना हुई जेल के अंदर, उन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं इकरार खान। इकरार, आज अखिलेश यादव गाजीपुर के दौरे पर रहे और मुख्तार अंसारी के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। क्या कुछ वहां पर माहौल रहा? चाहता हूं कि
आज अखिलेश यादव का प्रोग्राम गाजीपुर लगा। तो मैं बता दूं कि मुख्तार अंसारी के मौत के बाद अखिलेश यादव का प्रोग्राम लगा, जिसमें अखिलेश यादव 12:45 में अहमदाबाद के अष्ट शहीद इंटर कॉलेज पे उनका उड़न खटोला जैसे हेलीकॉप्टर उतरने के बाद वो बाई कार मुख्तार अंसारी के आवास पे गए। वहां पे बहुत लोगों काफी भीड़ थी और कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी थी कि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के प्रति संवेदना भी है, मुख्तार अंसारी के प्रति, उनके परिवार के प्रति माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय आता है। लेकिन उसके बाद 1 घंटे लमसम उनके परिवार के साथ बिताने के बाद जब वो आए थे मीडिया से रूबरू, उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी जो अपनी मौत की पहले ही शंका जाहिर कर दिए थे कि नहीं मेरी मौत, मुझे स्लो पॉइजन जहर दिया जा रहा है, मेरी मौत मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं सरकार के पे निशानदेही खड़ी हो रही है कि अगर सरकार जानती थी। और उसमें अखिलेश यादव ने एक बात और कहा कि किसी भी अगर इंसान को अगर आप एडमिट आईसीयू में करते हैं तो उसके बाद आप तो ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आप 4 घंटे 6 घंटे के बाद जा रहे हैं, फिर उनको जेल भेजने की जरूरत। किसी को भी अगर आप जेल में मतलब आईसीयू में है तो उसको अगर होता है उसके जनरल वार्ड शिफ्ट किया जाता है, उसके 2-4 दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकरार दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि आज गाजीपुर के दौरे पर रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात की। इसके साथ ही वहां पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। अब बात करेंगे गिरफ्तारी पर बवाल, टकराव और उबाल। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपके नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी नेताओं ने शराब से शीश महल अभियान के तहत आपके खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने केजरीवाल के घर का मॉडल रखा और कहा कि ये दिल्ली के सीएम के भ्रष्टाचार का मॉडल है। इसके अलावा पार्टी ने शराब की बोतल के एक कटआउट पर संजय सिंह की तस्वीर दिखाकर प्रदर्शन किया। आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ, उसके विरोध में दिल्ली में, देश में और दुनिया भर के लोग आज उपवास पे बैठे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ हर जगह रोष है। आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए तो लोग रोक रोक के पूछते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी कब बाहर आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी कब बाहर आएंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं। उनके लिए अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, अरविंद केजरीवाल उनके बेटे हैं, अरविंद केजरीवाल उनके भाई हैं। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उनको 24 घंटे बिजली दी है, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल दिए हैं, उनको फ्री का इलाज दिया है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई है। तो आज पूरी दिल्ली, पूरी देश में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एक रोष है और उस रोष को प्रकट करने के लिए आज लोग यहाँ पर आए हैं। ईमानदार मुख्यमंत्री को अगर तुम जेल में डाल दोगे तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। आज मैं तुमको बताता हूं कहानी, ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं, आपके नेता 1 साल से जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही। आपके नेता इतने महीने से जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही। तो आज के बाद जब टीवी पे हमारा प्रवक्ता जाए, भाजपा के बीच में जाए, तो उनसे पूछना, अटल बिहारी वाजपेयी जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। लाल कृष्ण आडवाणी जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। रविशंकर प्रसाद जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। अरुण जेटली जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। अमित शाह जी 3 महीने जेल में रहे और 2 साल गुजरात के बाहर रहे। वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कार्य के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रवेश। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया, इसी के साथ बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी की शराब नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। क्या कुछ माहौल रहा दिल्ली में इस प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से राजनीति जो है तेजी चरम पर है। दोनों पार्टियां, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर 1 दिन का जो है उपवास रखा था, जिसमें आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय मौजूद थे। इसके अलावा
तमाम बड़े वो नेता मौजूद थे जिन्होंने एक दिन का उपवास रखकर सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला किया और उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पीछे कहीं न कहीं बीजेपी की साजिश है, उनको फंसाया गया है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव की वजह से सारा सब कुछ किया गया है। प्रवेश, जिस तरह से संजय सिंह अपने भाषण के दौरान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम उनका नाम नहीं लेना चाहते जो गुजरात में 2 साल बाहर रहे हैं, किसके लिए इशारा था? बिल्कुल, देखिए मैं सीधे तौर पर बता दूं, ये इशारा गृह मंत्री अमित शाह की ओर था और उनका जो प्रहार था वो गृह मंत्री अमित शाह पे था। वो कहना चाह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को जो है फंसाया जा रहा है, तमाम नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ कई चार्जेस भी हैं जिसमें कई तरीके के आरोप भी हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसको लेकर आज जो है जंतर मंतर के मंच से सीधे तौर पर हमला किया गया। और आम आदमी पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहीं न कहीं रोष में है और लगातार हमला करती हुई नजर आ रही है। जी, कुल मिलाकर प्रवेश, गिरफ्तारी के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर है। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। अब बात करेंगे ठाकुर की गुहार मां के द्वार। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासतदान भगवान के दरबार में नतमस्तक हो रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर में आरती की और विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डाली, मां का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया। फिलहाल 6 बजे की 6 बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहे के न्यूज़ इंडिया।